हाय एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो हमारा किसके ऊपर है, ऑन पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। यानी जब आपने आपका प्रोडक्ट बना दिया तो तब आप उसको पैक करके मार्केट में बेचोगे तो उस पर जितना भी पैकिंग मटेरियल लगेगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, कौन सा पैकिंग मटेरियल में कौन सा एलिमेंट ऐड होगा, कौन सा ऐड नहीं होगा, क्या थ्योरी होगी इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की। आइए एक बार धीरे धीरे करके सारी चीजों को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आपका क्या होगा, सबसे पहला हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन। चलिए इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे दिस स्टैंडर्ड, लिखेंगे दिस स्टैंडर्ड deals with the principles, deals with the principles and methods of determining the packing material cost, the packing material cost। तो ये स्टैंडर्ड डील करता है किस लिए, क्या कि हमें प्रिंसिपल पता लगे कि आपको कौन सी कॉस्ट लेनी है, मेथड पता लगे जब आपको पैकिंग मटेरियल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे दिस स्टैंडर्ड डील्स विद the principles and methods of classification comma measurement and assignment of packing material cost, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। ये ऐसा हम क्यों करते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट और सर्विस की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, और ऑफ सर्विस। वैसे यहां पे सर्विस नहीं आएगा क्योंकि सर्विस थोड़ी ना पैक होती है, आपके प्रोडक्ट पैक होते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया है, क्या पता एमसीक्यू में आ जाए कि बताइए कॉस्ट ऑफ सर्विस में पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट आएगी या नहीं, तो आपको नो टिक करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ यहां पे प्रोडक्ट आएगा, कोमा एंड द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट, आपकी प्यारी कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड हमको बताता है प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, मेथड्स क्या होने चाहिए, किस लिए कि हम पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे करेंगे, उनको मेजर कैसे करेंगे, और प्रोडक्ट के बीच उनको चार्ज यानी उनको असाइन कैसे करेंगे ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालनी होती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जब आप फॉलो करोगे तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी आपको देने पड़ेंगे इन कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए लिखेंगे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पैकिंग मटेरियल्स for the purpose of this standard
for the purpose of this standard are classified as primary and secondary packing materials. जैसे हमारे कुछ लिक्विड आते हैं, जैसे फेस वॉश आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, तो जो उसकी वो ट्यूब होती है जिससे टूथपेस्ट निकलता है वो क्या होती है, प्राइमरी पैकिंग। फिर उसके बाद वो एक गत्ते के डिब्बे में भी बिकता है, यानी कि पहला गत्ते का डिब्बा आता है, फिर आपकी ट्यूब आती है, फिर आपका पेस्ट आता है। तो जो पेस्ट इमीडिएट पैकिंग होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, और जो भी आपकी सब्सिक्वेंट पैकिंग होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको दो कैटेगरी में देखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलिए 3 पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन में लिखे, प्लीज इनको नोट करिएगा। और अगली हेडिंग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ठीक है, चलिए लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड is to bring uniformity and consistency the objective of this standard is to bring uniformity and consistency किसके अंदर, in the principles and methods of determining the packing material cost, with reasonable accuracy, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड का, वही कि जो भी आप चीज पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट, जो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के प्रोविजन के तहत निकालो, उसको प्लीज आप हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 को फॉलो करके ही निकालना। ठीक है, इन द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पैकिंग मटेरियल कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। चलिए अगला टॉपिक आएगा आपका, इसमें स्कोप लिखेंगे, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। आइए स्कोप देखते हैं, स्कोप क्या होगा, लिखेंगे इसमें, स्कोप में लिखेंगे द स्टैंडर्ड या दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड ये स्टैंडर्ड जो अप्लाई होगा शुड बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स which require जिसको जरूरत होती है किस चीज की, which require classification comma measurement comma assignment comma presentation and disclosure प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किसका, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में किसकी बात हो रही है, पैकिंग मटेरियल की।
प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट including those requiring attestation, यानी कि अगर कुछ अटैचमेंट, कुछ एनेक्सर भी आपको लगाने पड़े तो वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो आपका कवरेज एरिया क्या आता है? कवरेज एरिया आता है कि आप पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को क्लासिफाई भी करोगे, मेजर भी करोगे, असाइन भी करोगे और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी आपको देने पड़ेंगे पैकिंग मटेरियल कॉस्ट के लिए। अगर कोई एनेक्सर भी आपको लगाना है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा जब आपका कॉस्ट ऑडिट खत्म हो जाएगा और आप अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को इशू करोगे, आप उस पर अपना मेंबरशिप नंबर डालोगे, आप उस पर अपने साइन करोगे, तो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। चलिए, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में काम आएगी। लिखेंगे डेफिनेशंस अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। चलिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। हाँ जी, लिखेंगे इसमें एबनॉर्मल कॉस्ट में एन अनयूजुअल और atypical cost whose occurrence is usually irregular, and unexpected and or due to some abnormal situation, of the production or operation। तो एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? जिसकी होनी यानी कि जो इनकर्ड होती है बहुत कम, इरेगुलर और अनएक्सपेक्टेड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन से कोई कॉस्ट होती है तो वो सारी आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है। अब एबनॉर्मल कॉस्ट आपकी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में आएगी या नहीं, ये तो हम प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में देखेंगे। इसी के आगे लिखेंगे फॉर एग्जांपल the cost of packing material which is rejected after issue ड्यू टू, रिजेक्ट क्यों हुई? ड्यू टू, रिजेक्ट होने का कारण क्या था? ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज, सच एज, जैसे मिस प्रिंटिंग। भाई अगर किसी लेबल पे कंपनी का नाम गलत हो गया या कुछ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर गलत होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो गई? मिस प्रिंट हो गई। या फिर यूज ऑफ मटेरियल ऑफ रॉन्ग स्पेसिफिकेशन, आपने गाइडेंस यानी इंफॉर्मेशन
उस मटेरियल की गलत दे दी, या फिर कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन आया जिससे आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट आई, तो इसको हम क्या करेंगे, नेट ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू। अगर उस पैकिंग मटेरियल को क्या पता बेच दो, तो उस कॉस्ट को उस बेचने वाले पैसे से यानी रियलाइज वैल्यू से माइनस करना, और वो आपकी क्या बनेगी, मे बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल कॉस्ट, मे बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल कॉस्ट। तो पहली डेफिनेशन होती है पूरी, प्लीज इसको एक बार लिखिएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट हमने देखा। चलिए दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपकी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आइए लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख रहे हैं जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के लिए काफी है। लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, expenses relating to manufacture of a product or rendering a service which can be identified जिसको हम पता लगा सकते हैं कि ये इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, which can be identified or linked with the cost object other than डायरेक्ट मटेरियल और लेबर, क्योंकि इनका तो अलग हेड है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस अलग होता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन लिख ली किसकी, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर रेंडरिंग अ सर्विसेज विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो उसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसी में आगे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ direct expenses are royalties charged on production या फिर जॉब चार्जेस या फिर हायर चार्जेस, किस लिए, फॉर यूज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, या फिर इसी के आगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, क्योंकि वो उसी प्रोडक्ट के लिए बनाए, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, या फिर और ड्राइंग्स फॉर अ जॉब, या फिर आपने कोई नक्शा वगैरह बनाया, या फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, या फिर इसमें लिखेंगे लास्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हमने एग्जांपल क्या देखे, जैसे आपके रॉयल्टी, जैसे आपके जॉब चार्जेस, जैसे आपके हायर चार्जेस उस स्पेसिफिक इक्विपमेंट के लिए जो उसी काम के लिए हायर किया गया। जैसे आपने कोई डिजाइन बनवाया, कोई नक्शा बनवाया, आपने कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज ली जो सिर्फ उसी जॉब के लिए थी, आपके कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगे, तो ये सारे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन लिखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, चलिए इसमें लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स are also known as, are also known as, are also known as distribution cost। वाह भाई, क्या नई बात पता लगी। known as distribution cost लिखेंगे, these are the cost, कोमा लगा के लिखेंगे, these are the cost, ये वो कॉस्ट होती है incurred in, incurred in, incurred in handling a product, handling a product or service, or service from the time, from the time it is ready, it is ready for dispatch, for dispatch or delivery until, यानी कि until, यानी कि ये ऐसी कॉस्ट होती है जो आपकी इनकर्ड होती है एक सामान को, एक सर्विस को हैंडल करने के लिए, फ्रॉम द टाइम, उस समय से जब वो रेडी टू डिस्पैच है, यानी कि बिल्कुल सामान तैयार है, बिल्कुल सर्विस तैयार है, बस आपको क्या करानी है, उनको कंज्यूमर तक पहुंचानी है। वहां से लेकर के जो भी कॉस्ट आपकी आती है, कब तक लिखेंगे, अंटिल, अंटिल इट रीचेज, until it reaches the ultimate customer, या लिखेंगे ultimate consumer, ultimate consumer including, including the units receiving, units receiving the products, products or services, or services in an inter-unit transfer, in an inter-unit transfer। भाई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें डिपार्टमेंट भी तो आपके दूर दूर होते हैं, तो अगर कोई इंटर यूनिट ट्रांसफर हुआ है तो उसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगी, तो उसको भी आपको क्या करना है, उसको भी आपको इंक्लूड करना है। आइए एक बार कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि आपके सेकेंडरी पैकिंग लिखेंगे, साथ साथ सेकेंडरी पैकिंग, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। सेकेंडरी पैकिंग, जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट। सिमिलरली आपकी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कॉस्ट of delivering, cost of delivering the product to customer,
द प्रोडक्ट टू कस्टमर। सिमिलरली आप लिखेंगे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ठीक है। और उसी में लिखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मेंडिंग, या बोला जाए तो रिप्लेसिंग पैकिंग मटीरियल्स एट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। तो हमने क्या देखा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे आपका सेकेंडरी पैकिंग, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी वेयरहाउसिंग कॉस्ट, आपकी वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कराने में मदद करती है, आपके क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, या फिर आपने अगर किसी पैकिंग मटेरियल को रिप्लेस किया है तो वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें लिखिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन नंबर 4। चलिए लिखेंगे डेफिनेशन 4, ये आपकी है डेफिनेशन नंबर 4, ये आपकी है इम्यूटेड कॉस्ट। लिखेंगे इम्यूटेड कॉस्ट, ये ऐसा नोशनल खर्चा होता है, लिखेंगे इट इज द नोशनल कॉस्ट which do not require any cash outflow for any purpose। मतलब ऐसी कॉस्ट जिसमें कैश की आवाजाही है ही नहीं, यानी कि कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे पैकिंग मटीरियल सप्लाइड बाय द कस्टमर। तो ये होती है आपकी इम्यूटेड कॉस्ट। इसको लेना है या नहीं लेना वो हम प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में देखेंगे। चलिए अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन नंबर 5, वो है आपकी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। चलिए इसमें लिखेंगे पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में द कॉस्ट ऑफ मटेरियल of any nature used for the purpose of packing of a product, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आपकी क्या होती है, वो कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को पैक करने में लगती है वो होती है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। इसी में लिखेंगे। चलिए फिर आपकी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट पूरी हो गई। अब लिखेंगे अगली डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 6, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। इसको अगर बोला जाए इमीडिएट पैकिंग, यानी प्रोडक्ट बनते ही अगर उसको रैप करना हो तो वो होती है आपकी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। लिखेंगे इसमें पैकिंग मटेरियल which is
विच इज एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट, विच इज एसेंशियल टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट for its use by the customer, ठीक है। तो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आपका कौन सा होता है, जो एक तो इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि प्रोडक्ट बनते ही उसकी इमीडिएट पैकिंग हो जानी चाहिए, और जो प्रोडक्ट को बचाकर भी रखता है ताकि वो कस्टमर आसानी से उसको यूज कर सके। लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें लिखेंगे insertions related to product, insertion related to product जैसे foil for strips of tablet, या फिर कैप्सूल्स, यानी कि जो हमारी टैबलेट गोली आती है, कैप्सूल्स आते हैं, वो एक तो पत्ते में होते हैं और उन पत्ते का एक डिब्बा भी आता है। तो जो वो पत्ता है ना, पत्ता, वो आपकी क्या है, प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, अगला लिखेंगे इंडस्ट्रियल गैसेस। तो जो हमारी गैसेस इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, उनके लिए एक बार लिखेंगे सिलेंडर्स या फिर बोटल्स। जरूरी थोड़ी गैस आपकी एलपीजी होती है, कोई गैस आपकी जो एसी में डलती है, फ्रिज में डलती है, वो आपकी छोटी बोटल्स में आती है। यूज्ड फॉर फाइलिंग द यानी फिलिंग द गैसियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री। इसमें लिखेंगे बटर पेपर, बटर बॉक्स की बात नहीं हो रही, बटर पेपर एंड रैपर्स। तो जो मक्खन की टिक्की होती है, उस पे जो ट्रांसपेरेंट वो पैकेट होता है, यानी एक रैपर होता है कागज का, वो आपकी क्या है, प्राइमरी पैकिंग, और जो डब्बा होता है वो होती है सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगली डेफिनेशन पे। डेफिनेशन नंबर हमारी है 7। लिखेंगे 7th डेफिनेशन, वो है आपकी स्क्रैप। तो चलिए एक बार स्क्रैप के बारे में लिखेंगे, डिस्कार्डेड मटीरियल having no or insignificant value and which is usually either disposed of without
विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट, विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। ब्रैकेट में लिखेंगे अदर देन रिक्लेमेशन एंड हैंडलिंग, एंड हैंडलिंग, और उसी में फिर डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे, और रीइंट्रोड्यूस्ड into the process in place of raw material, in place of raw material। हाँ जी, तो हमने डेफिनेशन देखी स्क्रैप। स्क्रैप वो डिस्कार्डेड मटेरियल है जिसकी या तो कोई भी वैल्यू नहीं है या फिर जिसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। एंड वर्ड का शब्द जो है वो बिल्कुल अलग है, और नहीं है एंड विच इज यूजुअली आइदर डिस्पोज ऑफ, या तो हम उसको खारिज कर देते हैं यानी बेच देते हैं, विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट अदर देन रिक्लेमेशन एंड हैंडलिंग, और या फिर हम क्या करते हैं यानी डिस्पोज ऑफ ना करके उसको रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं इन द प्रोसेस इन प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हम मेन रॉ मटेरियल की जगह उस स्क्रैप को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ स्क्रैप। अगली डेफिनेशन लिखेंगे 8th, वो आपकी है रीयूजेबल पैकिंग मटेरियल। वो आपकी है रीयूजेबल पैकिंग मटेरियल। इसमें लिखेंगे पैकिंग मटेरियल्स that are used more than once to pack the product, more than once to pack the product, once to pack the product। जैसे आपकी टेप, अरे जो टेप लगती है वो हर प्रोडक्ट में लग जाती है, तो टेप का बंडल तो एक ही आता है ना। आप उस टेप के बंडल में कितनी टेप किस प्रोडक्ट पे लगी ये थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। लिखेंगे अगली डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 9, वो आपकी है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर ध्यान देना। लिखेंगे पैकिंग मटेरियल that enables to store या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर इन्फॉर्म द कस्टमर, यानी जिससे कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस मक्खन की टिक्की के ऊपर डब्बा होता है उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या वैलिडिटी है, इसमें कितना फैट है, कितना नमक है। या फिर प्रोमोट, यानी अगर किसी प्रोडक्ट पे, किसी तेल के डिब्बे पे अगर किसी सेलिब्रिटी की फोटो लगी है तो वो क्या होगा, प्रमोशन। एंड अदरवाइज मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। ठीक है, तो सेकेंडरी पैकिंग का मतलब क्या होता है, जो आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हो लेबलिंग के जरिए आप, या फिर उसको प्रमोट करते हो, या फिर उस प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाते हो, तो ये सब आपकी सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल का हिस्सा होता है। लिखेंगे फॉर एग्जांपल,
चलिए कुछ एग्जाम्पल के जरिए बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें लिखेंगे एक बार कार्टन्स यानी बॉक्सेस, कार्टन्स यूज्ड फॉर होल्डिंग स्ट्रिप। कार्टन बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जो छोटे छोटे दवाई के डिब्बे आते हैं उनके अंदर जो स्ट्रिप आती है वो स्ट्रिप हमने देखा था प्राइमरी पैकिंग, और जो बड़ा डब्बा है, जैसे डब्बा आता है कि इसमें 10 गोली के पत्ते हैं, तो वो बड़ा डब्बा आपका क्या है, सेकेंडरी पैकिंग। कार्टन यूज्ड फॉर होल्डिंग स्ट्रिप्स, किसकी स्ट्रिप्स, ऑफ टैबलेट, गोलियों की, एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज्ड फॉर होल्डिंग सच कार्टन्स। अरे भाई, प्राइमरी पैकिंग को छोड़ के जितनी भी पैकिंग हो रही है वो सारी क्या है, सेकेंडरी पैकिंग। यानी कि जो वो आपकी टैबलेट है उसको होल्ड करने के लिए एक डब्बा बना जिसमें 10 आपकी स्ट्रिप थी, और इन सारे डब्बों को होल्ड करने के लिए एक बड़ा बिग बॉक्स बना। जो हमारे पेटियां होती है, जो हमारे कार्टून्स होते हैं, वो आपका क्या बनेगा, वो भी आपका सेकेंडरी पैकिंग बनेगा। ठीक है, ये छोटी गोली का पत्ता है, ठीक है, और ये इन गोली के पत्ते अगर 10 का एक डिब्बा है तो ये एक स्मॉल बॉक्स है, और बहुत सारे स्मॉल बॉक्स जब एक पेटी में आएंगे तो वो बड़ा डब्बा बन जाएगा, जिनको हमने नाम दिया है कार्डबोर्ड बॉक्स। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला एग्जांपल देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगला एग्जांपल देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लिखेंगे इसमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस, used for holding cones on which yarn is woven, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं, धागे होते हैं, जो भी हमारी छोटी छोटी चीज होती है वो एक बड़े डब्बे में बनकर आती है। ठीक है, लिखेंगे अगला कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री। कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री, ठीक है, चलिए इसमें भी लिखेंगे एक बार, इसमें भी लिखेंगे जार्स, यानी कि टॉफी के ऊपर जो 1 रुपए की पैकिंग होती है वो होती है प्राइमरी, और जब बहुत सारी टॉफी एक डब्बे में आती है तो वो एक जार बन जाता है, वो होती है आपकी सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, तो कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं जार्स फॉर होल्डिंग रैप्ड चॉकलेट, या फिर कोमा लगा के लिखेंगे कार्टन्स कंटेनिंग पैक्स ऑफ बिस्कुट्स। यानी जो पार्लेजी के बिस्कुट होते हैं उस पे जो ऑरेंज कलर की पन्नी होती है वो होती है प्राइमरी, और वो सारे बिस्किट जब एक डब्बे में बनकर आएंगे तो वो होगा आपका कार्टून। ऐसे सिमिलरली जो आपकी चॉकलेट की रैपिंग होती है डेयरी मिल्क के ऊपर, वो ब्लू कलर की, वो आपकी क्या है, प्राइमरी पैकिंग। और वो जार जिसमें वो सारी चॉकलेट बनकर आएगी, यानी पूरा डब्बा, वो आपकी होगी सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है।
चलिए अब चलते हैं अगली डेफिनेशन पर, डेफिनेशन नंबर 10। चलिए अगली डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ जी, पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट, आइए इसमें लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल such as पायलट टेस्ट, या फिर बोला जाए तो फील्ड टेस्ट, या फिर कंज्यूमर रिसर्च, या फिर फीडबैक एंड फाइनल इवैल्यूएशन कॉस्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट की डेफिनेशन में देखा कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पैकिंग मटेरियल। किसका इवैल्यूएशन हो रहा है, पैकिंग मटेरियल का इवैल्यूएशन हो रहा है, कि जैसे पायलट टेस्ट कर सकते हैं, फील्ड टेस्ट कर सकते हैं यानी फैक्ट्री में जाकर, कंज्यूमर रिसर्च कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, और फाइनल इवैल्यूएशन कॉस्ट को भी हम पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन खत्म होती है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की। इसके बाद इसके जो बाकी के टॉपिक है उनको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।